Class 10. Class 10th, we are going to take the next topic of the lesson, the making of a global world. So this topic is role of technology. In the last topic, we have studied how food traveled and the 19th century world economy takes shape, and food travels, spaghetti and potato, conquest, disease and trade, silk routes link the world. Now we are going to take the next topic, the role of technology in making of a global world. So what was the role of technology? मतलब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसका क्या रोल था इस ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में. उस समय रेलवेज, स्टीमशिप्स, इनका आविष्कार हो गया था, टेलीग्राफ, है ना, ये इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस थे जिसके बिना इस वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिन नहीं किया जा सकता. बट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हैं ये क्यों होते हैं? ऑफन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया को कॉलोनाइज़ किया. अब वो यहाँ से ज़्यादा रिसोर्सेज अपने ब्रिटेन पहुँचाना चाहते थे, पोर्ट्स तक पहुँचाना चाहते थे, सी पोर्ट्स तक. इसलिए उन्होंने यहाँ फास्टर रेलवेज़, लाइटर वैगन्स, लार्ज शिप्स, ये सब यहाँ लाए भारत. तो इसलिए फूड जो था वो क्विकली फार अवे फार्म से फाइनल मार्केट्स तक पहुँच जाता था. द ट्रेड इन मीट. अब एक और बढ़िया एग्जांपल देखो कि मीट जो था वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से पहले जानवर लाए जाते थे, लाइव एनिमल्स आते थे, है ना, फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप, और फिर वहाँ स्लॉटर होते थे जब यूरोप पहुँचते थे. तो ये एनिमल्स बहुत ढेर सारा स्पेस भी लेते थे शिप में, बहुत से रास्ते में मर जाते थे, बहुत से बीमार जाते थे, बहुत से खाना पीना ना मिलने की वजह से वेट कम हो जाता था, दे बिकेम अनफिट टू ईट. तो मीट जो था इसीलिए एक लग्जरी होता था जब वो यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचता था. पुअर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उनके प्राइस भी बहुत हाई होते थे. ठीक है, लेकिन जब न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, मतलब रेफ्रिजरेटेड शिप्स, मतलब क्या हुआ कि अब बहुत दूर तक जो कटा हुआ मीट है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता था और ख़राब नहीं होता था. तो शिप्स में ही बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स लग गए. अब एनिमल्स जो हैं दे वर स्लॉटर्ड फॉर द फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोज़न मीट. फिर इससे शिपिंग कॉस्ट भी कम हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा मीट कम समय में दूर तक पहुंचने लगा, और यूरोप में जो पुअर थे अब उसको अफोर्ड करने लगे. दे कुड कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ डाइट. पहले जो थे केवल ब्रेड और पोटैटोज खाते थे, अब उसमें ऐड कर लिया उन्होंने मीट, बटर, एग्स, और उनकी लिविंग कंडीशंस बेटर हो गई, सोशल पीस, सामाजिक शांति हो गई थोड़ी, और इसकी वजह से अब्रॉड, मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करना उनके लिए आसान हो गया. लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन. ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड. मतलब ट्रेड जो है था वो समृद्ध हुआ, मार्केट्स बढ़े इन द लेट 19th सेंचुरी. बट दिस वॉज नॉट ओनली अ पीरियड ऑफ एक्सपैंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी. इसमें सिर्फ ट्रेड ही एक्सपैंड नहीं हुआ, इससे समृद्धि भी बढ़ी, मतलब वो अमीर भी हुए वो देश जिन्होंने ट्रेड एक्सपैंड किया था. इसका एक डार्कर साइड भी था. क्या था? इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज ऑल्सो मेंट लॉज ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड्स. मतलब कुछ देशों को तो ज़्यादा फ्रीडम मिल गई, ज़्यादा समृद्ध होने लगे, और जिनको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, जिनको ऊपर कॉलोनाइजेशन किया था, उनकी फ्रीडम्स ख़त्म होने लगी, उनके लाइवलीहुड्स छिनने लगे. अब लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, साथ में इकोलॉजिकल चेंजेस भी, थ्रू विच कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ वर ब्रॉट इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी. अब बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं. इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैठ के एक आपस में समझौता किया, और अगर आप देखो तो ऐसा लगता है स्केल से
टेरिटरीज़ इन्होंने डिवाइड कर दी। तो इसी तरह से इन्होंने बंटवारा कर लिया था यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीका का। तो लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, फिगर 10, you will see some countries borders run straight as if they were drawn using a ruler. Well, in fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up their borders, demarcating their respective territories. In 1885, big European powers met in Berlin. तो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स बर्लिन में मिले और अपनी भूख शांत करने के लिए किसकी, लैंड की, कि वो समुद्र पार जाके भी अपनी कॉलोनीज़ बनाए। ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन्होंने अपने जो टेरिटरीज थी उसमें बहुत एडिशन किया। बेल्जियम, जर्मनी, इन्होंने भी नए कॉलोनियल पावर्स बने थे, इन्होंने भी दूसरे कंट्रीज़ में जाकर कॉलोनीज बनाई। यूएस ऑल्सो बिकेम कॉलोनियल पावर बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज जो कि पहले स्पेन ने ऑक्यूपाई कर रखी थी। अब हम लोग एक डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन देखेंगे ऑन इकोनॉमी एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। रिंडरपेस्ट और कैटल प्लेग। अब अफ्रीका जो है इन लोगों ने कॉलोनाइज़ किया, यूरोपियंस ने। अब इन अफ्रीका फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़ ऑफ कैटल प्लेग या रिंडरपेस्ट, ठीक है, इसने एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट या असर डाला लोगों के लाइवलीहुड पे। अब देखो, अफ्रीका एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे बहुत लैंड था, अबंडेंट लैंड था और बहुत कम पॉपुलेशन थी। बहुत सदियों से वो लोग लैंड और लाइफ स्टॉक पे, मतलब लैंड पे और जो उनके जानवर थे वही उनके जीविका थी। तो ना ही उनको किसी के लिए वेज के, मतलब पैसों के लिए किसी के लैंड पे काम करना पड़ता था, बड़े चैन से जी रहे थे। लेकिन इट वाज अ बैकवर्ड कंट्री, वहाँ कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था। अब क्या हुआ, इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर्स ऑफ फूड। लोग बाहर की चीज़ें खरीदते ही नहीं थे जो उनको पैसों से खरीदना पड़ता। तो लैंड बहुत था, लाइफ स्टॉक बहुत था, है ना। तो इसलिए उनको कोई रीज़न ही नहीं था कि वो पैसों के लिए काम करें। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियंस अफ्रीका को देखकर बड़े अट्रैक्ट हुए क्योंकि उसके वास्ट रिसोर्सेज थे, लैंड के, मिनरल्स के, जंगलों के, और वो चाहते थे कि वहाँ पे प्लांटेशंस एस्टैब्लिश किए जाएं, वहाँ की माइंस जो हैं वो खोदी जाएं और वहाँ से मिनरल्स निकाले जाएं, वहाँ क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाएं फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। पर एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थी, क्या, शॉर्टेज ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि उन लोग काम, पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते थे। अब क्या हुआ, एम्प्लॉयर्स यूज मैनी मेथड। एम्प्लॉयर्स, जो ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने बहुत तरीके अपनाए, लेकिन वो अफ्रीकन्स नहीं मानते थे। हेवी टैक्सेस उनके ऊपर इम्पोज किए गए जो कि केवल वर्किंग फॉर वेजेस, मतलब जब आप काम करते आपको पैसा मिलता तभी आप पे कर पाते। इनहेरिटेंस लॉज उन्होंने चेंज कर दिए ब्रिटिश ने आके वहाँ पे, मतलब केवल एक ही बच्चे को आपका लैंड मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, है ना। क्या इनहेरिटेंस लॉज कि peasants were displaced from the land, only one member of the family was allowed to inherit land, as a result of which others were pushed to the labor market. Mine workers were also confined in the compound and not allowed to move about freely. Then came Rinderpest. उसके बाद एक Rinderpest, एक devastating cattle disease आ गई वहाँ पे। Rinderpest जो है 1880 में आया। It was carried by, अब ये कहाँ से आया, इन्फेक्टेड कैटल जो कि ब्रिटिश एशिया से इंपोर्ट हुआ था। किस लिए? टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। मतलब ब्रिटिश एशिया से आया था, कैटल को इंपोर्ट किया गया था, किसके खाने के लिए? इटालियन सोल्जर्स के लिए जो कि ईस्ट अफ्रीका पे कब्जा कर रहे थे। एंट्रिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडरपेस्ट। जैसे ही रिंडरपेस्ट अफ्रीका पहुंचा ईस्ट में, वो जैसे फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल की आग होती है, इस तरह से वो पूरे अफ्रीका पर उसने कब्जा कर लिया और उससे 90% ऑफ द कैटल मारा गया 5 साल के अंदर। लॉस ऑफ द कैटल, अब जब कैटल ख़त्म हो गया, अब अफ्रीकन्स किस पे जिए? तो अब उनको समस्या हो गई कैसे खाएं पिएं, लाइवलीहुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। प्लांटर्स, माइन ओनर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, अब वो सक्सेसफुली मोनोपोलाइज कर पाए और
क्योंकि अब उनके पास कैटल रिसोर्स बहुत स्केर्स हो गए थे। टू स्ट्रेंथन द पावर एंड फोर्स अफ्रीकन्स टू लेबर मार्केट, अब इन लोग स्लेव्स की तरह उनको खरीदने लगे, काम करवाने लगे। कंट्रोल ओवर द स्केर्स रिसोर्स ऑफ कैटल एनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्कर एंड सबड्यू अफ्रीका। इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया, अब इंडेंचर्ड लेबर किसे कहते हैं? एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, अब देखो इंडेंचर्ड लेबर, अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, मतलब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था, दूसरे देश भेज दिया जाता था, समुद्र पार भी भेज दिया जाता था फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेज दिया जाता था, उसके बाद कहा जाता था इस टाइम के बाद तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा, कुछ पे भी किया जाता था, काफ़ी लालच दिया जाता था। तो इस तरह से इंडेंचर्ड लेबर जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, बर्मा, इस तरह से भेज दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे और वहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट्स टू साइडेड नेचर ऑफ 19th century world. It was a world of fast economic growth as well as great misery. फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थी, दो काम हुए, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ साथ बड़े कष्ट। हायर इनकम्स फॉर सम, कुछ के लिए बड़ी हायर इनकम्स और कुछ के लिए क्या, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी। ठीक है, तो technological advances in some areas and new forms of coercion in others. In 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantation in mines and in road and rail construction and projects around the world. In India, indentured labor were hired under contract. भारत से indentured labor contract के रूप में हायर किए जाते थे और कहा जाता था कि प्रॉमिस किया जाता था कि तुमको भारत बुला लिया जाएगा आफ्टर they had worked 5 years on their forest plantation. Most of the Indian indentured workers came from present-day regions of eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India and dry districts of Tamil Nadu. Up in mid-19th century, these regions experienced many changes. Cotton industries declined, land rents rose. क्या हुआ mid-19th century में? यहाँ पे चेंजेस आए हमारे भारतवर्ष में। कॉटन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, लैंड रेंट्स रोज, लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस। इससे जो है लोगों की ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ा। वो रेंट्स नहीं पे कर पाते थे, बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गए, इसलिए दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। अब क्या हुआ, मेन वो इंडेंचर्ड लेबर की तरह हायर किए जाने लगे। जैसे इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स कैरिबियन आइलैंड्स भेजे गए, मेनली ट्रिनिडाड, गुयाना, सुरीनाम, मॉरिशस, फिजी, और जो पास भेजे गए वो सिलोन मतलब श्रीलंका, मलाया। टी प्लांटेशन इन असम भी भेजे गए, है ना। रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय एजेंट्स एंगेज्ड, कौन करता था? एजेंट्स करते थे। एंड स्मॉल पेड अ स्मॉल कमीशन। मेनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क, बहुत से माइग्रेंट्स कहते थे ठीक है, वो सोचते थे कि इस गरीबी से तो बचेंगे, है ना। और ऑपरेशन मतलब जो इनको दबाने की नीति होती थी होम विलेजेस में। एजेंट्स ऑल्सो टेम्पटेड, एजेंट्स उनको लालच देते थे कि तो, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी देते थे और बहुत सी लालच देते थे कि फाइनल डेस्टिनेशन में तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी, है ना। डेस्टिनेशन, मोड ऑफ ट्रैवल, नेचर ऑफ वर्क, है ना, सब झूठा बताते थे। लिविंग कंडीशन एंड वर्किंग कंडीशन। ऑफन माइग्रेंट्स कुड नॉट वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू एम्बार्क अ लॉन्ग सी वॉयज। कई बार उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि तुमको बहुत दिनों तक सी पर ट्रैवल करना पड़ेगा। सम एजेंट्स फोर्सबली एब्डक्टेड, मतलब कुछ एजेंट्स जो हैं फोर्सबली मतलब ज़बरदस्ती हायर कर लेते थे माइग्रेंट्स को। ठीक है, ये एक नया सिस्टम ऑफ स्लेवरी था, समझ लो, नए सिस्टम का स्लेवरी था कि क्योंकि एक बार जब इन लोग पकड़ में आ जाते थे तो ये कभी वापस लौट ही नहीं पाते थे। और जैसी वो इमेजिन करते थे कंडीशंस जहाँ वो जा रहे हैं उससे बहुत बिल्कुल विपरीत होती थी, उल्टी होती थी, ऑपोजिट होती थी। लिविंग कंडीशन एंड वर्किंग कंडीशंस आर हार्श एंड दे वर फ्यू लीगल राइट्स बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। मेनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू वाइल्ड्स, है ना, कई जो है जंगलों में भाग गए, कई को बहुत सीवियर पनिशमेंट मिली। Others developed new forms of individual collective self-expression, blending different cultural forms. कुछ वहीं बस गए। In Trinidad, annual Muharram procession was transformed into riotous carnival called Jose.
in which workers of all races and religions join. Similarly, protest religion of Rastafarianism, Jamaica, made famous by Jamaican reggae star Bob Marley, is also said to reflect social and cultural links. तो देखो दो एग्जाम्पल हुए किसके, न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन के दो एग्जाम्पल. एक तो ट्रिनिडाड में एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन अब क्या कहलाता है, होसे, ठीक है, और दूसरा जमाइका में रास्ता फेरियानिज्म, ठीक है. और तीसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, अबाउट चटनी म्यूज़िक, ठीक है. एंड व्हाट इज़ दिस चटनी म्यूज़िक, ठीक है. ये ट्रिनिडाड में पॉपुलर है, ट्रिनिडाड एंड गुयाना में. एक क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस, मतलब तरह तरह के लोग वहाँ मिल गए, मिक्स मिला जुला म्यूज़िक, उसको चटनी म्यूज़िक, ठीक है. ये कहाँ है, ट्रिनिडाड एंड गुयाना में पॉपुलर है. ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ कल्चरल फ्यूजन है ना, मेकिंग, है ना, आर अ पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है. उसके बाद मोस्ट इंडेंजर्ड लेबर स्टेड ऑन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, कई इंडेंजर्ड लेबर वहीं बस गए जहाँ पे वो भेजे गए थे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में, या कुछ वापस भी आए आफ्टर शॉर्ट स्पेल इन इंडिया. कई, आपने अगर वी.एस. नायपॉल का नाम सुना हो, नोबेल प्राइज़ विनर, तो वो भी इसी तरह का एक यहाँ से गया हुआ आदमी था, वी.एस. नायपॉल. तो वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेटर, इफ़ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ शिव नारायण चंद्रपॉल एंड रमेश सरवन, तो यू मस्ट हैव वंडर्ड कि ये इनके इंडियन नेम्स कहाँ से आए. तो ये समझ लो, दे आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम द इंडेंचर्ड लेबर्स माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया. From 1900s, India's nationalist leaders began opposing the system of indentured labor migration, और इसको abolish कर दिया गया 1921 में. ये भी very short का question हो गया. For a number of decades afterward, descendants of indentured labor, often thought of as coolies, remained in an uneasy minority in Caribbean islands. Some of Naipaul's early novels capture the sense of loss and alienation. Indian entrepreneurs abroad. Next topic is Indian entrepreneurs abroad. Growing food and other crops for the world market required capital. अब फूड और अदर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता था, कैपिटल चाहिए होता था. अब लार्ज प्लांटेशंस कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक एंड मार्केट. जो बड़े बड़े प्लांटेशन के लोग थे वो तो इसको कहाँ से ले सकते थे, बैंक से और मार्केट से ले सकते थे. लेकिन भारत में क्या हुआ, यहाँ पर एंटर द इंडियन बैंकर. डू यू नो शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नरोत्तम एंड नटुकोटाई चेटियार्स. अब ये दोनों कौन थे, ये दोनों amongst many groups of bankers and traders who financed export agriculture in Central and South Asia. तो बहुत से हमारे इंडियन कूद पड़े किसमें, इस ट्रेडिंग बिजनेस में एज बैंकर्स, है ना, और लोगों को फाइनेंस करने लगे, मतलब पैसा देने लगे, either their own funds or those borrowed from European banks. They had a sophisticated system. बड़े चतुर और क्लेवर हुआ करते थे, उनके पास एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता था ऑफ ट्रांसफ़र मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, और बड़े ही उनका एक क्या कहते हैं प्लान्ड वे में होता था, और उनका एक जाल डेवलप था जिसके थ्रू वो पैसा दूर दूर तक लेंड कर सकते थे. इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका. यहाँ तक कि अफ्रीका भी ये मनी लेंडर्स पहुँच गए. हैदराबादी सिंधी ट्रेडर however ventured beyond European colonies. वो यूरोपियन कॉलोनीज से भी आगे बढ़ गया. From 1860 they established flourishing emporia at business ports. तो ये बिजी पोर्ट्स पे अपने उन्होंने क्या कहते हैं ऑफिस खोल लिए, सेलिंग लोकल इम्पोर्टेड curios to tourists whose number was beginning to swell. तो इन्होंने अपने
एम्पोरियम्स खोल लिए, वहाँ पे अपना सामान बेचने लगे, थैंक्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेज वेसल्स। अब क्या हुआ? इंडियन ट्रेड, colonization and global system. So children, today we are ending the lesson here. 2.6 we'll take in the next lesson, because the lesson is too big, the topic is too large. So thank you for today. We are going to end the lesson here only.